हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे नेशनलिज्म इंडिया में बिगिन होता है, स्पेशली आफ्टर द फेज दैट वाज आफ्टर 1857, जो कि सिपाही म्यूटिनी था, उसके बाद का फेज है ये। सो फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ modern nationalism in India, especially after 1857. So because of the introduction of English education in India, as well as the exposure of the Indian middle class to scientific education from the West, the Indians begin to think rationally about the ill effects of the British Raj. So जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे बिकॉज बहुत सारे इंडियंस सोशली अवेयर, एजुकेशनली अवेयर होने लगे थे द पिटफॉल्स ऑफ द ब्रिटिश राज. सो दे बिगेन टू रैशनली एनालाइज व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो हम बोल सकते हैं कि जो इंडियन नेशनलिज्म था, इट ग्रू पार्टली एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज एज वेल एज पार्टली एज ए रिएक्शन टू कॉलोनियल पॉलिसीज. सो रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी कैसे रिजल्ट हो सकता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, जो कि हेल्प किया इंडियंस को वेस्टर्न थॉट डेवलप करने के लिए, साइंटिफिक थॉट डेवलप करने के लिए, एंड एज ए रिएक्शन जो कि ब्रिटिश फर्स्ट पॉलिसी, फॉर एग्जांपल जो उनका जो लैंड पॉलिसी था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, या फिर जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी था, सो नेशनलिज्म ग्रू एज ए रिएक्शन टू दैट ऑल्सो. So there are a variety of factors responsible for the growth of modern Indian nationalism. For example, the worldwide upsurge of the concepts of nationalism. So इसी टाइम इवन यूरोप में भी बहुत सारे जगह पे, फॉर एग्जांपल ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पे भी बहुत सारे रिवोल्यूशंस चल रहे थे टू अपसेट और टू ओवरथ्रो द कंजर्वेटिव रिएक्शनरी रूल. सो इसी को देखते हुए यहाँ पे भी फ्रेंच रिवोल्यूशन का भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल था. मोरओवर इंडियन रेनासा, जो इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का जो करंट चालू हुआ था, जो कि सोसाइटी एज वेल एज रिलीजन को रिफॉर्म करना था फ्रॉम द वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था. नेक्स्ट इज द ऑफसेट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. सो दिस आर सम ऑफ द मॉडर्नाइजेशन पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. नाउ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं उनका जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पॉलिसी था, जो कि फेवर करता था द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स इन इंडिया, विच लेड टू द वीकनिंग और द ओवरथ्रो ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एंड मेड द कंडीशन ऑफ पेजेंट्री वेरी पुअर. So the Indian nationalism grew as a reaction to British imperialist policies also. So even people came to realize that colonial rule was the major cause of India's economic backwardness, because लोग जानने लगे कि Britishers they are using India for their own benefit, and they also began to think that the interest of all classes of Indians, whether it be peasants, artisans, handicraftsmen, even capitalists, द इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेटेड पीपल, सभी का जो है इंटरेस्ट था यहाँ इंटरलिंक्ड था, विच वॉज इन डायरेक्ट अपोजिशन टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल. नाउ पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री. सो एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे थी ब्रिटिशर्स का रूल का कि दे इंट्रोड्यूस्ड यूनिफिकेशन इन द कंट्री. फॉर एग्जांपल उन्होंने इंग्लिश जो इंट्रोड्यूस किया था, विच वॉज थ्रू आउट द कंट्री. सो दिस ऑल्सो हेल्प Indians over across the country to analyze the British rule from a very rational perspective, and उनके जो कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इरेक्ट किए थे वो यूनिफॉर्म थे थ्रू आउट द कंट्री. फॉर एग्जांपल यहाँ पे द सिविल सर्विसेज जो था, या फिर यूनिफाइड जुडिशरी था, जो कोडिफाइड सिविल, दे ऑल्सो कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज. सो ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म थी. सो इससे क्या हुआ, इंडिया में पहले से ही कल्चरल होमोजिनिटी था, बट इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी हुआ कंट्री का, बिकॉज द पॉलिटिकल सिस्टम दैट द ब्रिटिशर्स एडॉप्टेड इन द प्रोविंसेस दैट दे रूल्ड वाज यूनिफॉर्म. सो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आई कंट्री में, एंड इवन
द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज रोडवेज, इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि जो इंडियंस थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से उनका इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे. सो द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अबाउट हाउ टू मेक द कंट्री फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, दिस ऑल्सो स्टार्टेड टू डेवलप अमंग द इंडियंस. एंड इंडियंस को ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो इकोनॉमिक फेट है कंट्री के लोगों का, चाहे वो कोई से भी रीजन से हो इंडिया के, दे आर ऑल्सो लिंक टुगेदर. एंड अगर कोई रीजन में अगर बैड हार्वेस्ट होता है तो ये पूरे कंट्री को अफेक्ट करेगा. सो बिकॉज द इंडियन स्टार्टेड टू थिंक दैट देयर इकोनॉमिक फेट इज लिंक टू वन अनदर. नाउ वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, इससे ये फ़ायदा हुआ कि इंडियंस के अंदर एक साइंटिफिक आउटलुक डेवलप होने लगा. एंड बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, सो इससे क्या हुआ, इससे रैशनल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट आइडियाज़ का बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ इस पीरियड में, स्पेशली अमंग द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया विच वर ऑल्सो द फोरबियरर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल. Now, role of press and literature, especially after 1857, press grew in a tremendous space in the country. तो इससे क्या होता था, जितनी पत्रिकाएं थी यहाँ पे, so the press were criticizing official policies on the one hand, it also urged people to unite on the other hand. It also helped spread modern ideas of self-government, democracy, civil rights and industrialization. So because of the press, लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलने लगा है, स्पेशली पॉलिटिकल अवेयरनेस, दैट दे आर द सब्जुगेटेड लॉट इन देयर ओन कंट्री. सो ये जो अवेयरनेस हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस, इससे क्या हुआ, इससे इंडियंस के अंदर एक थिंकिंग आया, दैट इंडियंस के अंदर ये आया कि दे स्टार्टेड टू लुक ब्रिटिशर्स इन ए वेरी नेगेटिव वे एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट देयर ओन फ्रीडम. नाउ रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट, इसी दौरान बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, स्पेशली यूरोपियन स्कॉलर्स लाइक मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, और भी जो इंडियन स्कॉलर्स थे, फॉर एग्जांपल भंडारकर, आर.एल. मित्रा, इवन स्वामी विवेकानंद में, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया के पास्ट को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया. लाइक इंडियंस इन द एंशिएंट टाइम वेर वेरी पॉलिटिकली अवेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशन भी उसमें ज़्यादा डेवलप थे. एंड इनफैक्ट इंडियंस हैड ए वेरी फ्लरिशिंग ट्रेड इन द एंशिएंट टाइम विद द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो. सो दिस emphasis on the rich heritage in arts and culture about India's past, it helped Indians to realize that they can regain this position again if they are able to get rid of the Britishers. So the self-respect and confidence so gained helped the nationalists to demolish colonial myths that India had a long history of servility to foreign rulers. So जो एक गुलामपन वाला जो धारणा जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर जगाया था, उससे वो ओवरथ्रो कर पाए, बिकॉज उनको अभी इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट है उसके बारे में पता चलने लगा. नाउ एंड जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे, उसके तो हमने पहले वाली वीडियो में भी देखे थे, उसके जो इंपॉर्टेंट रोल थे, इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट थे. नाउ राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, सो इनका एक बहुत ज़्यादा रोल था, बिकॉज they were the one who could grasp English knowledge, who could grasp Western ideas and criticize British policies, whether it be in political sphere, whether it be in economic sphere also. Impact of contemporary movements in the world. So इसी दौरान बहुत सारे छोटे छोटे जो colonies थी, which were under different countries, like the Spanish, जो स्पेनिश के अंदर जो colonies थी, ब्रिटिश पोर्तुगीज़ के अंदर जो कॉलोनीज थी, इनफैक्ट यहाँ पे भी बहुत सारे नेशनलिस्ट करंट चलने लगे, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टू डिमांड लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनियल रूल. सो दिस ऑल्सो इम्पैक्टेड द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया. नाउ रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर, जो वाइट सुपीरियरिटी, दैट द ब्रिटिशर्स बीइंग वाइट आर सुपीरियर टू द इंडियंस हु आर ब्राउन और ब्लैक इन कलर. सो ये जो ब्रिटिशर्स ने जो मिथ जो प्रोपागेट किया था,
दिस ऑल्सो क्रिएटेड ए सेंस ऑफ डिसकंटेंट अमोंग द इंडियंस। इनफैक्ट जो उनके जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ थी, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट का जो था गवर्नमेंट जॉब्स में, दैट वाज आल्सो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। दे ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट द यूरोपियंस इंस्टेड ऑफ द इंडियंस। एंड उनके जो कुछ पॉलिसीज़ थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, या फिर जो आर्म्स एक्ट था, या लगा लीजिए जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी था, जहाँ पे कि एक यूरोपियन जज ही एक यूरोपियन को ट्राई कर पाएगा कोर्ट में। सो दीज आर सम ऑफ द पॉलिसीज विच स्मेल्स ऑफ ब्रिटिश सुपीरियरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर रेस। सो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में डिसकंटेंट पैदा हुआ। So it became clear to the nationalists that justice and fair play could not be expected where interests of the European community were involved. Now अभी हम कुछ देखते हैं जो political associations थे, especially before the INC, that is the Indian National Congress, जो कि 1985 में बना था। So अभी कुछ देखते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमें इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ था वो, एंड इनसे जुड़े हुए लोग कौन थे। सो इन सब कुछ चीज़ों को हमें याद रखना है यहाँ पे। सबसे पहला है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ये फॉर्म हुआ था 1836 में बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, देयर इज़ द जमींदारी एसोसिएशन, जो कि पॉपुलरली उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, एंड इट वॉज फाउंडेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट कम द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो कि बना था 1843 में, एंड इसका काम क्या था, द कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, विच लेटर ऑन इन 1851 मर्ज्ड विद द लैंड होल्डर सोसाइटी टू बिकम द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इससे कुछ सजेशंस थे जो कि डिमांड थे, स्पेशली हम बोल सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लाइक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ पॉपुलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन, ऐसे कुछ इसके कुछ डिमांड्स थे। नेक्स्ट कम द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि दादा भाई नौरोजी जी ने बनाया था 1866 में इन लंदन। सो ये इंडिया के बाहर बना था ये ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन रोल क्या था, टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक मैन इन इंग्लैंड टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। सो जो भी इंडिया के जो कॉलोनियल जहाँ पॉलिसी था जो कि बहुत ख़राब थे, उसके बारे में ब्रिटिश लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना ऐसा काम था। नेक्स्ट कम द इंडियन लीग, जो कि 1875 में बना था बाय शिशिर कुमार घोष। इसका काम क्या था, स्टिमुलेट द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग्स द पीपल। नेक्स्ट कम्स द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि 1876 में बना था, और इसका जो विच लेटर ऑन बिकम द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, and it was founded by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. This organization is very important because it was a precursor to the Indian National Congress, which was established in the year 1885. इसका काम क्या था, to create a strong public opinion on political questions as well as unify Indian people in a common political program. So जो political awareness फैलाना इसका important काम था। This organization later on merged with the Indian National Congress in the year 1886. ये हमें याद रखना पड़ेगा। Now पुनः सार्वजनिक सभा, जो कि बनाया गया था 1867 में बाय महादेव गोविंद रानाडे, एंड इट वाज लाइक ए कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। सो जो पीपल के जो भी डिमांड थे वो इट यूज टू पुट बिफोर द गवर्नमेंट। Now coming on to the Bombay Presidency Association, which was started by Badruddin Tyabji, Firoz Shah Mehta and K.T. Telang in the year 1885. Madras Mahajan Sabha 1884 by V. Raghavachari Subramaniam Iyer. He was the founder of the Hindu newspaper also, and P. Anand Charlu. नाउ प्री कांग्रेस कैंपेन्स। सो जो भी कांग्रेस से पहले जो भी एसोसिएशंस आई थी बहुत सारे, जो हमने देखा अभी, इनके कुछ डिमांड्स थे, या फिर लगा सकते हैं कि कुछ सजेशंस थे, या फिर कुछ एजेंडा था। फॉर एग्जांपल imposition of import duty on cotton, because of the imported cotton from the British areas,
इससे क्या होता था, इंडियन कॉटन का जो प्राइस वो बहुत कम हो जाता था एंड इंडियन फार्मर्स यूज टू बेयर a lot of losses. They also wanted the Indianization of government services against Leighton's Afghan adventure because this was very expensive and it was undertaken at the cost of the Indians. Arms Act, Vernacular Press Act के अंदर में जो भी इंडियंस प्रेस खोलते थे उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस, इन सपोर्ट ऑफ द इल्बर्ट बिल एट्सेट्रा. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस बॉक्स में समरी दिया गया है. स्पेशली हमें इसे याद रखना है दैट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना था एंड उसके साथ जुड़े हुए पर्सनैलिटीज़ कौन कौन थे. यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजी भी याद रखना चाहिए बिकॉज दे मे आस्क क्रोनोलॉजी ऑल्सो, लाइक विच वॉज फॉर्म फर्स्ट और अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर्स ऑफ देयर फॉर्मेशन. थैंक यू.